विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर इकबाल, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि ऋग्वेद और उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का स्वरूप क्या था। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उस समय आर्यों का जीविकोपार्जन का साधन क्या था, आजीविका के उनके स्रोत क्या थे, उनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। ऋग्वेद कालीन आर्थिक स्थिति पर ऋग्वेद से जो है हमें व्यापक जानकारी मिलती है। ऋग्वेद काल में आर्यों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी, उनका जीवन सरल और सादा होता था। उस जीवन की आवश्यकताएं भी सीमित होती थी, क्योंकि जीवन सरल है तो आवश्यकताएं भी उनकी जो है सीमित होती थी। ऋग्वेद के लोगों की आजीविका के जो मुख्य साधन थे उसमें कृषि, पशुपालन, आखेट या शिकार, घरेलू उद्योग धंधे यानी कुटीर उद्योग और व्यापार वाणिज्य प्रमुख थे। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, अतः उनका आजीविका का मुख्य स्रोत जो है खेती और पशुपालन पर आधारित था। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी खेती यानी कृषि के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन निर्वाह करने का, जैसा कि मैंने कहा, मुख्य साधन कृषि था। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल आदि की खेती उस समय की जाती थी। आर्यों को हल चलाना, बीज बोना, पकी हुई फसलों को काटना आदि जो है आता था। वैदिक ग्रंथों में जुताई, बुआई, लवनी, मंडनी, कटाई आदि कृषि कार्यों का उल्लेख मिलता है। खेती का काम हल और बैल की सहायता से किया जाता था। 6, 8 या 12 बैल हल में जोते जाते थे। आमतौर पर किसान वर्षा जल पर यानी बारिश के पानी पर निर्भर करते थे खेती के लिए। इसके अलावा कुओं, नहरों आदि से भी खेतों की सिंचाई की जाती थी। ऋग्वेद में विद्यार्थियों हमें रुद्र जल और जल चक्रों का उल्लेख मिलता है, जिनका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। हंसिया से अनाज काटा जाता था। कूटने के बाद उन्हें जो है छाछ आदि की सहायता से भूसे से अलग अनाज को किया जाता था। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद का भी प्रयोग किया जाता था। खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों, पक्षियों आदि का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। अतिवृष्टि यानी बाढ़ और अनावृष्टि यानी अकाल से खेतों को हानि पहुंचने का उल्लेख भी मिलता है। खेतों में होने वाले अनाज को यव और धान्य कहा जाता था और इन्हें जो है संग्रहित भी किया जाता था। पशुपालन ऋग्वैदिक कार्यों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार स्तंभ था, क्योंकि खेती और पशुपालन आप जानते हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पशु संपत्ति आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की कामना के लिए जो है प्रार्थनाएं की गई हैं, देवताओं से आराधना की गई है। उस युग में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं को पाला जाता था। पशुओं में गाय का विशिष्ट महत्व था और व्यक्ति की जो संपत्ति का जो अनुमान है वह भी गायों की संख्या से लगाया जाता था। जिसके पास विद्यार्थी ज़्यादा गाय है उसे ज़्यादा धनी माना जाता था। गाय क्रय विक्रय का माध्यम भी थी, क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, शुरुआती दौर में था, बहुत प्रारंभिक स्थिति में, इसलिए वस्तु विनिमय प्रचलित था और गाय जो है क्रय विक्रय का प्रमुख माध्यम होती थी। धार्मिक कार्य करने वाले पुरोहितों को भी गाय दक्षिणा में दी जाती थी और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि गाय खो न जाए अथवा रास्ता न भूल जाए। गाय के दूध जो है आर्यों के भोजन का प्रमुख अंग होता था। बैलों से हल चलाने और शकट यानी गाड़ी खींचने का कार्य लिया जाता था। दूध, मांस और खाल की दृष्टि से भैंस, भेड़ और बकरी भी आवश्यक पालतू पशु माने जाते थे। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था और उसका जो है सामरिक यानी सैनिक महत्व भी था। घोड़े रथ खींचने या घुड़दौड़ के काम आते थे। वहीं कुत्ते जो है वो चौकीदारी, पशुओं की रक्षा, रात की पहरेदारी आदि में काम आते थे। पशुओं पर अपना स्वामित्व बताने के लिए पशुओं के कानों पर आर्य लोग निशान लगा देते थे। गांव के चारों ओर चरागाह होते थे, जिन पर पूरे गांव का अधिकार माना जाता था। गोपाल यानी ग्वाले की देखरेख में गाय जो है चरागाहों में चरती थी। डॉक्टर बाशम के अनुसार आर्यों का आर्थिक जीवन पशुपालन और कृषि पर सम्मिलित रूप से निर्भर था, जिसमें पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कृषक पशु वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था, वहीं योद्धा पशुओं के अपहरण की आशा करता था तथा यज्ञ आदि में पुरोहितों को पशु ही भेंट दिए जाते थे। वास्तव में पशु एक प्रकार के जो है
जो है संपत्ति का प्रतीक थे और उनका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान समाज में था। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको आखेट यानी शिकार के बारे में। शिकार करना भी आर्यों का एक प्रमुख व्यवसाय था और जो मांस प्राप्त करने के लिए, चमड़ा प्राप्त करने के लिए तथा मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए आर्य लोग शिकार करते थे। ऋग्वेदकालीन लोग जीवन निर्वाह व अपने पशुओं की वन्य जंतुओं से रक्षा के लिए भी शिकार करते थे। शिकार के लिए जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता था उसमें धनुष बाण ही मुख्यतः प्रयोग होता था। ऋग्वेद में निधापति यानी चिड़ी मार का भी उल्लेख विद्यार्थियों मिलता है, जो जाल व फंदों का प्रयोग करता था। शेर, हिरण पकड़ने के लिए जमीन में गड्ढे खोदे जाते थे। हाथी पकड़कर पाले जाते थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री या लघु उद्योगों के बारे में। तो ऋग्वैदिक समाज में अनेक लघु उद्योग उन्नत स्थिति में थे। वैदिक ग्रंथों में अनेक प्रकार के शिल्प कर्मियों जैसे लोहारों, कुम्हारों, बढ़इयों, जौहरियों, चर्मकारों, शस्त्र साजों यानी हथियार बनाने वालों आदि का उल्लेख मिलता है। कला कौशल एवं दस्तकारी का भी आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान था। बढ़ई और लोहार के शिल्पों को तत्कालीन समाज में सबसे सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। बढ़ई यानी जो खाती है वह युद्ध में घोड़ों के लिए रथ बनाता था और परिवहन यानी यातायात के प्रमुख साधन बैलगाड़ी का निर्माण भी करता था। बढ़ई या तक्षण रथ, हल और अन्य जो चीज़ें हैं वह बनाता था, औजार बनाता था। वह लकड़ी पर सुंदर नक्काशी भी करता था। दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था वह था लोहार या धातुकार का। ऋग्वेद में लोहार का भी उल्लेख मिलता है। ये सभी प्रकार के हथियारों यानी शस्त्रों, औजारों तथा घरेलू बर्तनों को विविध धातुओं से यानी अनेक प्रकार की धातुओं से बनाता था। कवच जो कि सैनिक यूज में लेते थे, काम में लेते थे, कवच, शिरस्त्राण यानी सिर पर पहनने वाला जो है बचाव का साधन, बाण, अस्त्र शस्त्र तथा औजार बनाने के लिए अयस नामक धातु का प्रयोग किया जाता था। यह संभवतः मिश्रित धातु होती थी जो लोहा, तांबा या कांसे में से एक रही होगी। स्वर्णकार जो है एक प्रमुख व्यवसाय उस समय था। स्वर्णकार यानी सुनार सुंदर आभूषण बनाते थे। ऋग्वेद में सोने को हिरण्य पिंड कहा गया है। इस धातु का प्रयोग मुख्यतः आभूषण बनाने में तथा दान दक्षिणा में दिया जाता था। निष्क नामक जो है स्वर्ण आभूषण भी उस समय प्रचलित था। इसके बाद जो एक प्रमुख व्यवसाय विद्यार्थियों रहा वह था जुलाहा। ऋग्वैदिक आर्य सूत कातने एवं कपड़ा बुनने से परिचित थे और जो वस्त्र उनके होते थे वे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई का काम भी किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां कताई, बुनाई और कढ़ाई का कार्य करती थी। कुंभकार यानी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला शिल्पी भी होता था। रंगसाजी कार्य यानी रंगाई का कार्य भी उस समय होता था। कपड़े जो है रंगे जाते थे रंगरेज के द्वारा। ठठेरे यानी कंसारा उद्योग जो है ठठेरे तांबे के बर्तन बनाते थे। वहीं उस समय चिकित्सा औषधि उद्योग भी विकसित था। वैद्य रोगों की चिकित्सा करते थे, जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं, उस समय वैद्य होते थे जो विविध बीमारियों का इलाज करते थे। वहीं पुरोहितगिरी भी एक व्यवसाय था। पुरोहित जो है सूक्त रचते थे, बालकों को पढ़ाते थे और यज्ञ कराते थे, जिसके बदले में उन्हें धन मिलता था। प्रोफेसर वी.एम. आमटे के अनुसार तत्कालीन समाज की उल्लेखनीय बात यह है कि उपरोक्त किसी भी व्यवसाय को हीन नहीं समझा जाता था। यानी विद्यार्थियों उस ऋग्वेद काल की जो खास बात है समाज की वो ये थी कि सारे जो व्यवसाय अभी हमने चर्चा की वो सभी जो है समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए किसी भी व्यवसाय को निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता था और कोई भी व्यवसाय जो है व्यक्ति निसंकोच अपना सकता था। ऋग्वेद से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती विद्यार्थियों जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि कोई व्यवसाय विशेष किसी वर्ग विशेष के लिए निर्धारित था। यानी सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ये सारे काम अपना सकते थे जीविका उपार्जन के साधन के रूप में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी व्यापार वाणिज्य के बारे में। ऋग्वैदिक काल में देशी और विदेशी व्यापार प्रचलित था। ऋग्वेद में व्यापारी के लिए वणिक शब्द है। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। 10 गायों को देकर इंद्र की एक प्रतिमा लेने की बात एक मंत्र में कही गई है।
कभी कभी धातु के सिक्कों का प्रयोग भी किया जाता था। निष्क नामक धातु का टुकड़ा भी कालांतर में वस्तुओं के विनिमय में काम आता था। ऋण का व्यवहार भी चलता था। व्यापार की प्रमुख वस्तुएं कपड़ा, चद्दरें, खालें आदि थीं। आंतरिक व्यापार के जो साधन हैं वह थे बैलगाड़ी और घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ। नदियां पार कराने में नावों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे विदेश व्यापार की। तो विदेश व्यापार भी जो है उस समय होता था और बड़े बड़े नावों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था। और ऋग्वेद में समुद्र शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। 100 पतवार वाले जहाज का भी वर्णन आया है। इसके आधार पर विद्वानों का ये कहना है कि आर्य समुद्री यात्राएं करते थे और उनका संबंध दूर स्थित देशों से भी था। संभवतः बेबीलोन, मिस्र और पश्चिमी एशिया आदि देशों के तक जो है भारत का व्यापार होता था। डॉक्टर मंजूमदार और वीएम आप्टे का मत है कि आर्य समुद्री यात्राएं करते थे और बेबीलोन व पश्चिमी एशिया के साथ उनका व्यापार होता था। वहीं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का भी मानना है कि वेदों में जो गाय, घोड़े आदि को जो है धन समझा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग था। तो विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी इसकी चर्चा मैंने की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। धन्यवाद।